जिस बालक ने बचपन से ही जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, वह किशोरावस्था में आते ही और भी अधिक गहराई से सोचने लगा। ये कहानी है उस किशोर की जो ना किसी किताब से डरता था, ना किसी परंपरा के आगे झुकता था। एक ऐसा किशोर जो अपने सवालों से पूरे समाज को झकझोर देता था। आइए सुनते हैं ओशो की किशोरावस्था की वह यात्रा जो जीवन के अर्थ की तलाश में निरंतर आगे बढ़ रही थी। कहानी का आरंभ किशोर ओशो का जिज्ञासु मन। ओशो, जिनका असली नाम था रजनीश, अब धीरे-धीरे बचपन की मासूमियत से बाहर निकलकर किशोरावस्था की चौखट पर खड़े हो चुके थे। यह वो समय था जब बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं और समाज के बनाए ढांचे में समा जाते हैं। लेकिन ओशो का मन उस झील की तरह था जिसमें हर सवाल की एक लहर उठती थी और उसे और गहराई में ले जाती थी। अब वे 11-12 वर्ष के हो चुके थे। स्कूल में वे अलग ही तरह के विद्यार्थी थे। ना तो उन्हें रट्टा मारना पसंद था और ना ही किसी बात को बिना समझे स्वीकार करना। अध्यापक जब कहते कि यह नियम है, तो रजनीश तुरंत पूछते, क्यों है ये नियम? किसने बनाया? क्या ये सही भी है? उनके ये सवाल शिक्षक और सहपाठियों को असहज कर देते थे। कई बार उन्हें दंडित भी किया गया, लेकिन वह कभी चुप नहीं हुए। नानी के निधन का गहरा प्रभाव। जब वे 14 वर्ष के थे, तब उनकी सबसे प्रिय नानी का देहांत हो गया। यह घटना उनके जीवन में एक गहरा मोड़ लेकर आई। वे नानी के बेहद करीब थे। उन्होंने ही रजनीश को जीवन को देखने का तरीका सिखाया था, बिना डर के, बिना दिखावे के। नानी की मृत्यु ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि मृत्यु कैसे शांत थी, ना कोई शोर, ना कोई डर। नानी के पार्थिव शरीर को देखकर वे घंटों बैठे रहे, चुपचाप, स्थिर। लोगों को लगा कि रजनीश शोक में डूब चुके हैं, लेकिन उनके भीतर एक नई समझ का जन्म हो रहा था। वे सोचने लगे, क्या मृत्यु अंत है या कोई आरंभ? जिसे हम खो देते हैं, वह क्या सचमुच चला जाता है? और हम जीते क्यों हैं, अगर एक दिन यूं ही समाप्त हो जाना है? इन सवालों ने उन्हें किशोर मन को उथल-पुथल से भर दिया। उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया। रामकृष्ण परमहंस, महावीर, बुद्ध, सूफी संत, जैन तीर्थकर और यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स, फ्रॉडर, डार्विन और दार्शनिक कांट की रचनाएं भी पढ़ी। समाज से टकराव, साहसी विचारों की शुरुआत। रजनीश का स्वभाव अब खुलकर विद्रोही हो गया था, लेकिन यह विद्रोह बाहरी नहीं, भीतरी था। वे धर्म के दिखावे से चिढ़ने लगे थे। एक दिन गांव में एक पंडित पूजा करवा रहे थे। उन्होंने कहा, यह पूजा करने से पाप धुल जाएंगे? रजनीश तुरंत बोले, तो फिर चोर भी रोज ये पूजा करे और फिर चोरी करता रहे। पंडित चुप हो गया, लेकिन गांव वाले भड़क उठे। कई लोगों ने रजनीश के माता पिता से शिकायत की। पिता ने प्यार से समझाया, बेटा, सबके सामने ऐसे सवाल मत किया करो, लोग बुरा मानते हैं। रजनीश मुस्कुराए और बोले, अगर सवाल करने से लोग बुरा मानते हैं, तो शायद उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या मानते हैं। तलाश, नदी किनारे का एकांत और ध्यान की पहली झलक। रजनीश को अब भीड़ से दूर एकांत अच्छा लगने लगा था। वे घंटों नदी के किनारे बैठते। पेड़, हवा, पानी, ये सब उनके मित्र बन चुके थे। एक दिन वे नदी के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, आंखें बंद करके। कुछ देर यूं ही बैठना उनको अच्छा लगा और वे बैठे रहे। धीरे-धीरे भीतर की एक अजीब सी शांति उन्हें चकित करने लगी। धीरे-धीरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे समय ठहर गया हो। ना कोई विचार, ना कोई चिंता, बस एक मौन, एक खालीपन। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें लगा कि वे बदल चुके हैं। उस दिन उन्होंने पहली बार ध्यान को अनुभव किया।
बिना किसी विधि के। उन्हें समझ आने लगा कि सच्चाई बाहर नहीं भीतर है। स्कूल से टकराव, स्वतंत्र सोच की कीमत। रजनीश का यह स्वभाव स्कूल में परेशानी का कारण बन गया। वे जिस भी बात को गलत मानते उसका विरोध करते। एक बार स्कूल में एक अध्यापक ने कहा, भगवान को बिना देखे भी मानो, यही श्रद्धा है। रजनीश ने पूछा, अगर मैं बिना देखे भगवान को मानूं, तो क्या मैं अंधविश्वासी नहीं हो गया? यह सवाल सुनकर पूरा कक्षा सन्न रह गया। अध्यापक ने गुस्से में उन्हें बाहर निकाल दिया और बाद में स्कूल से निष्कासित करने की सिफारिश की गई। लेकिन उनके पिता ने हस्तक्षेप किया और उन्हें दूसरे स्कूल में भर्ती करवाया। अंतर्मुखी क्रांति, किताबों से आगे का ज्ञान। रजनीश अब पुस्तकालयों में घंटों बिताने लगे। वे सिर्फ पढ़ते नहीं थे, जीते थे। हर विचार को, हर दर्शन को वे हर चीज पर प्रयोग करते, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में करता है। एक बार उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी। उसमें ब्रह्मचर्य, उपवास और आत्म संयम की बातें थी। रजनीश ने सोचा, क्यों न मैं खुद इसे आजमाऊं, और उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया, अपने विचारों पर नजर रखी, खुद को कसा और फिर पाया कि हर रास्ता सबके लिए नहीं होता। आत्मा की खोज, पहली आध्यात्मिक जागृति। एक रात वे अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, हवा ठंडी थी और पेड़ों से छनकर आ रही थी। वे एक टीले पर जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने आंखें मूंदी और भीतर उतरते चले गए। उनकी श्वास धीमी होती गई, विचार रुकते गए और फिर जैसे भीतर एक दरवाजा खुल गया। एक असीम मौन, एक अनंत प्रकाश, जैसे अस्तित्व ने उन्हें छू लिया हो। उस अनुभव के बाद वे सामान्य नहीं रहे। अब वे केवल रजनीश नहीं थे, वे प्रश्न बन चुके थे। हर चीज को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। ओशो की किशोरावस्था केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं था, वह तो एक भीतरी विस्फोट था। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, ओशो उस उम्र में सत्य की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। वे अब एक साधक बन चुके थे, ना किसी धर्म के, ना किसी संस्था के, बल्कि जीवन के। आगे के भागों में हम जानेंगे कैसे यह किशोर युवा बना और फिर पूरे विश्व को अपने मौन, अपने प्रेम और अपने विद्रोह से हिलाकर रख दिया। जुड़े रहिए, अगला भाग और भी गहरा होगा। धन्यवाद।